बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लास 12 का हिस्ट्री लेसन नंबर 7 चल रहा है। आज इंशाल्लाह हम इसका पार्ट 4 पॉइंट बी देखेंगे, ठीक है। और हमारे लेसन का नाम है अदम नौ आबादकारी से इंज़माम की तरफ, और इसमें हम इंज़माम देख रहे हैं कश्मीर का, ठीक है। यानी हमने पिछले लेक्चर में जो मालूमात हासिल किए थे, हमने देखा था कि कैसे रहा है कश्मीर के हालात। वहाँ पर हुकूमत थी राजा हरी सिंह की, जो एक ख़ानदानी बादशाह बनते आ रहे थे। तो लिहाजा उन्होंने जब जैसे ही इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रखा गया, तो उसमें जो ऑप्शंस थे उसमें से उन्होंने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो था आज़ादी का, ठीक है। वो आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन ये सरहदी इलाके पर था, इस वजह से इसका आज़ाद रहना दोनों मुल्कों के लिए मुनासिब नहीं था। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन जो एक अहम किरदार है, इसमें अलग अलग किरदार हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें किस किरदार ने कैसा रोल अदा किया है। तो उसमें से एक माउंटबेटन थे, उनका ये कहना था कि उनको कश्मीर को ये फ़ैसला करना ही होगा, चाहे तो वो पाकिस्तान में क्यों ना हो, वहाँ पर शामिल हो जाए या इंडिया में हो जाए, लेकिन आज़ाद नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से हमने देखा था कि वहाँ के जो एक लीडर रहे हैं शेख अब्दुल्ला, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे, ठीक है। उन्होंने कैसा था, उनका जो रोल था, उन्होंने जो है वो राजा के थोड़ा सा खिलाफ थे। उन्होंने ये चाह रहे थे कि वहाँ पर जो है कश्मीर ये भारत से जुड़ जाए। उनका नज़रिया शेख अब्दुल्ला का सेकुलर नज़रिया था, यानी वो एक मजहबी टाइप के रहनुमा नहीं थे, बल्कि हर मज़हब को लेके चलने वाले समाजवादी टाइप के थे। तो उन्होंने जो आंदोलन वगैरह शुरू किया था राजा के ख़िलाफ़, तो नतीजा उनको जेल में भी डाला गया था, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब हम बढ़ते हैं अपनी इस कहानी में आगे। आगे देखेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, यानी कि इसमें है ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात होगी, एक्शन भी रहेगा, ड्रामा भी है, और बहुत यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट मालूमात है, ठीक है। तो अब देखो ये हालात जो चल रहे थे यहाँ पर, अब आता है किरदार पाकिस्तान का, ठीक है। यानी कि इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन लोग हैं, एक कश्मीर है, एक भारत है और एक पाकिस्तान। ये ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल बना है, तो इसमें का हम इसका भी हमको किरदार देखना ज़रूरी है, पाकिस्तान का, ठीक है। हमने देख लिया कश्मीर का क्या था, वो फ्रीडम चाहता था। हमने देखा भारत का ये था कि हाँ आप चाहे तो पाकिस्तान में होना है तो हो जाओ, हमको इसका कोई ये नहीं है, लेकिन आपको एक फ़ैसला लेना होगा, दोनों में से कोई एक मुल्क को आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब आते हैं पाकिस्तान के किरदार की तरफ, वो क्या चाहता था। तो वो जो था उसमें जो मोहम्मद अली जिन्हा थे, जिन्हों जो पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया था, जिन्हा का ये कहना था कि कश्मीर की जो आज़ादी की जो राजा हरी सिंह मांग कर रहे हैं, वो आज़ादी उनको नहीं देनी चाहिए। वो आज़ाद मुल्क के तौर पर कश्मीर को नहीं देखना चाहते थे, वो भी नहीं चाहते। लेकिन उनके पीछे उनका क्या था छुपा मकसद, जो अगर हम देखेंगे मोहम्मद अली जिन्हा का जो था कि वो ये चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ठीक है। अब ये यहाँ पर अब आते हैं इनका जो है यहाँ पर, ये जो देखिए पिक में मोहम्मद अली जिन्ना है और इनकी मुलाकात हो रही है लॉर्ड माउंटबेटन से। तो ये वाली एक पिक है, एक हिस्टोरिकल पिक्चर है। तो अब यहाँ पर जब वो है कश्मीर आज़ाद रहना चाह रहा था, और मोहम्मद अली जिन्ना की एक मंशा ये थी कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तो अब ये जब ऐसा जो रहता है पॉलिटिशियंस का, ये राजा लोगों का जो कुछ भी, कि वो किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए उन्होंने ना हर एक रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जंग में सब कुछ जायज़ है बोलते हैं, उस टाइप से। तो इन्होंने एक क्या किया कि एक मुआहदा था, जो था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कश्मीर के साथ था, कश्मीर के राजा के साथ था, पाकिस्तान का और इंडिया वगैरह का भी। तो उन्होंने ये क्या कर दिए कि ये मुआहदे को ख़त्म कर दिए। किसने? पाकिस्तान ने। तो जैसे ही ये मुआहदा ख़त्म हुआ, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो कश्मीर को जो पेट्रोल, अनाज, जो ज़रूरत की चीज़ें पहुंचती थी उधर से इधर, उधर के इलाक़ों से जो आती थी, वो सब कुछ बंद हो गई। तो ऑब्वियसली लोगों की परेशानी होना शुरू हो गई। रेलवे लाइन जो थी, वो पाकिस्तान से उधर के इलाक़ों को जो जोड़ने वाली रेलवे लाइन थी, इवन वो तक के उन्होंने बंद कर दी, ठीक है। तो ये था उनका उनका नज़रिया कश्मीर का के तरफ, ये था ओपिनियन। वो लोग कैसा भी चाह रहे थे कि वो हमारी तरफ आए, हमारे पास शामिल हो जाए, ठीक है। ये तो हुआ, ये मुआहदा तो उन्होंने ख़त्म किया ही, स्टैंड स्टिल जो एग्रीमेंट है उसका तोड़ दिया गया, और ये पेपर्स में भी उस वक्त के आया है। तो अब उसके आगे ये हुआ कि इन्होंने जो है 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने क्या किया कि वो पाकिस्तान से जो है कबाइली हमलावरों ने भारत पर हमला कर दिया।
यहाँ पर आना शुरू हो गए हज़ारों की तादाद में। कब? 22 अक्टूबर 1947 को। राजा हरी सिंह ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया है। पाकिस्तान का भी हमको कमोबेश स्टैंड पता चल चुका है। और ऐसे ही ये जब ये ऐसे कशीदगी भरे हालात चल रहे थे, उस वक्त 1947 22 अक्टूबर को पाकिस्तान से हथियारों से लैस कबायली हमलावरों ने यहाँ पर श्रीनगर के लिए वो रवाना हो गए। अब ये हालत हो रही थी, उसी में एक और चीज़ क्या हो गई पता है? उसी दौर में ये जो कबायली तो आ रहे थे, ये ख़तरा तो था ही, लेकिन कश्मीर में भी बगावत हुई। और उनमें से कुछ लोगों ने क्या कर दिया कि जो पाकिस्तान है उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। तो इस तरह से ये सब कुछ हो रहा था। ये लोग जो है बढ़ते जा रहे थे, तकरीबन मुजफ्फरबाद तक पहुंच गए थे। अब राजा हरी सिंह यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने ये सोचा कि हाँ, मैं राजा हूँ, मैं जाकर वहाँ पर बातचीत करता हूँ पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे, और उसके बाद अपन ये इसका कुछ तो भी सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन जो राजा हरी सिंह है, उनके जो एक ब्रिगेडियर थे, उनके जो कैप्टन मीन्स उस टाइम के, तो उन्होंने, राजेंद्र सिंह उनका नाम है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए मिलने के लिए। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? उन्होंने ये कहा कि अगर आप मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप पर ये दबाव डालेंगे, पाकिस्तान वाले क्या दबाव डालेंगे कि आप हमारे इसमें शामिल हो जाएं। ठीक है, वो आपकी जान को ख़तरा नहीं रहेगा, वहाँ पर आपको कुछ भी ये नहीं करेंगे, लेकिन वो ये किसी ना किसी तरह आपके ऊपर ये फोर्स डालेंगे कि आपके पास मुस्लिम मेजॉरिटी है, ऐसा है वैसा है, आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तो उन्होंने कहा आप मिलने के लिए हमें नहीं जाना। तो ये जो है, ये जो ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, इनके हौसले बहुत बुलंद थे, इनके पास फ़ौज कम थी। क्यों? क्योंकि इन्हों अपना अपना अलग था। अभी ये कश्मीर आज़ाद मुल्क है, अभी ये इंडिया से नहीं मिला है, ठीक है, ये अभी आज़ादी ही है, आज़ाद रियासत है। तो अब ये जो हमलावर थे ये तो बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पर ये जो इनकी नुमाइंदगी में, राजेंद्र सिंह की नुमाइंदगी में इनकी फ़ौज रवाना हुई। ठीक है, अब ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, देखो इस तरह से इनका जो थे कबायली, उन लोगों का जो आना था, उन्होंने कहाँ तक पहुँच गए थे? तकरीबन ये लोग पहुँच चुके थे उरी तक के। देखो इसमें मैप में आपको नज़र आ रहा है, कहाँ पर है उरी, एकदम स्टार्ट में है, वहाँ तक पहुँच चुके थे। तो अब इन्होंने क्या किए, जो ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, उरी के पास आगे बढ़ने का एक वहाँ से पुल था, तो उस पुल को तोड़ दिया उन्होंने सबसे पहले। तो पुल तोड़ देने की वजह से कैसा हो गया कि 2 दिन तक के वो हमलावर वहीं पर अटक गए। ठीक है, कहाँ पर अटक गए? उरी में अटक गए। तो ये 2 दिन का इन लोगों को यहाँ पर संभलने का एक मौका मिला। वो लोग तेज़ी से बढ़ रहे थे, लेकिन वो पुल तोड़ने की वजह से हमलावर वहीं पर रुक गए। तो इस तरह के जो राजेंद्र सिंह, जो इन्होंने इस फ़ौज को वहाँ पर उरी पर रोकने में ये कामयाब हो गए थे, लेकिन अफसोस के उन्होंने वहाँ पर शहीद हो गए। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं होते, उनका ये स्ट्रैटेजी नहीं होती, तो शायद से हालात और ज़्यादा मुश्किल हो जाते। ठीक है, तो अब ये लोग उरी से बढ़ रहे थे। अब वहाँ से तकरीबन सिर्फ 90 किलोमीटर रह गया था श्रीनगर। तेज़ी से बढ़ रहे थे ये हमलावर, बढ़ते जा रहे थे तेज़ी के साथ। तो अब उरी से 90 किलोमीटर था श्रीनगर। अब बढ़ते बढ़ते ये लोग कहाँ तक पहुँच गए? बारामुल्ला तक। देख रहे हो आप, मैप में नज़र आ रहा है बारामुल्ला। अब वहाँ से तो श्रीनगर से 54 किलोमीटर दूरी पर था, यानी कि सिर्फ चंद घंटे की दूरी पर था। लेकिन यहीं पर इस कहानी में एक बहुत मीन्स बड़ा मोड़ आया। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ ये मोड़ आया कि ये जो हमलावर जो थे, इन्हों अपनी जो इनका जो उससे चले थे, यानी कि हमको किसी भी तरह से श्रीनगर वगैरह कश्मीर पे कब्ज़ा करना है, लेकिन ये बारामुल्ला पहुँचते पहुँचते इनकी जो नज़रियात थे या कुछ उनकी सोच थी उसमें चेंजेस आ गए या कुछ हुआ। उन्होंने वहाँ पर सीधा लूटपाट शुरू कर दी। बारामुल्ला में बहुत ज़्यादा लूटपाट हुई, कत्ल हुआ, और सभी मज़हब के लोगों के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन मुस्लिम के साथ हुआ है, मुस्लिम लोगों को भी वहाँ पर कत्ल किया गया, उनको लूटा गया, उनकी दौलत को छीना गया, और ट्रक भर भर के उन्होंने अपने जो मुल्क के तरफ वो वहाँ की दौलत रवाना की। तो ये पूरा की पूरा बारामुल्ला 2 दिन में तबाह हो गया। ठीक है, यानी कि जो चंद घंटे की दूरी पर उनके श्रीनगर था, वो चाहे तो वहाँ पर जाकर कंट्रोल यानी कब्ज़ा कर सकते थे, लेकिन उनकी नीयतों में फितूर आ गया, और उनकी सोच की वजह से एक फ़ायदा हुआ कि उनकी एकदम से रफ्तार एकदम से कम हो गई। अब राजा हरी सिंह, अब ये यहाँ पर ये सब सिचुएशन चल रही है, राजा हरी सिंह को ये सब कुछ समझ में आ गया कि अब हम अकेले इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने भारत से अपील की कि वो लोग वहाँ से फ़ौज भेजें हमारी मदद के लिए। ठीक है, तो वहाँ से कैसा हुआ कि भारत से जो है वीपी मेनन बोल के थे, रियासत डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, उनको रवाना किया गया।
उन्होंने हरी सिंह से मुलाकात की। हरी सिंह ने कहा कि ये जो है जो कुछ हो रहा है हम इसकी वजह से चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। ठीक है, राजा ने कहा। लेकिन हालात पता चल गए थे कि अब ये हमलावर जो है जो बारामूला में 2 दिन तक के ठहरे थे, लूटपाट मचाई थी, तबाही मचाई थी, अब वो श्रीनगर के तरफ आ रहे हैं। तो उसी तरफ जब ये जो वीपी मेनन है उन्होंने कहा आप यहाँ से, राजा हरी सिंह आप यहाँ से फ़ौरन जम्मू की तरफ रवाना हो जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो ये आपके ऊपर भी हमला करेंगे, आपको घेर लेंगे, और फिर अगर आपके मीन्स कुछ हो गया तो फिर हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाएंगे। तो उनको बचाना, उनकी ज़िंदगी बचाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वीपी मेनन ने क्या किया कि फ़ौरन उनको वहाँ से रवाना कर दिया। कहाँ पर रवाना कर दिया उन्होंने उनको? जम्मू को। और वीपी मेनन भी वहाँ थे रुके हुए हालात का जायज़ा लेने। लेकिन जब पता चला कि पूरा उन्होंने घेर लिया है हमलावरों ने, तो वो भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल कर दिल्ली को पहुँच गए। ठीक है, तो अब ये हालात थे। एक तरफ था ये पाकिस्तान के जो वहाँ से आ रहे थे ये हमलावर, ये जो क्या कहेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। और ऐसे हालात में अब कश्मीर को बचाने का दारोमदार अगर किसी पर था तो सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली पर, यानी कि भारत पर, वहाँ की मरकज़ी हुकूमत, वहाँ के जो हमारे लीडर्स हैं उन पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक तरफ से तो हो रहा था पाकिस्तान का जो कुछ भी हो रहा है, और जो है कश्मीर मतलब वहाँ के हालात नाजुक थे। और यहाँ पर मीटिंग हो रही थी तीनों में, किसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन। ठीक है, ये मेन 3 लोग हैं। तो अब यहाँ ये था ये तीनों में कि माउंटबेटन ये कह रहे थे कि मदद करेंगे, लेकिन कब करेंगे? एक शर्त पर कि सबसे पहले तो उन्हें तैयार हो जाना चाहिए कि हमारे साथ भारत में शामिल हो जाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह उनकी कोशिश थी कि हाँ ठीक है हम लोग मदद कर लेते हैं ना, वो बाद में देखा जाएगा। नहीं, माउंटबेटन का कहना था कि नहीं, सबसे पहले उनको अपने जो है मुल्क में शामिल होना होगा, भारत में शामिल होना होगा, तभी हम उनकी मदद के लिए फ़ौज रवाना करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है, अब ये यहाँ पर जो अगर कैसा था, एक कश्मीर एक आज़ाद मुल्क था अभी तक के, और अगर वहाँ पर इंडिया फ़ौज भेजता तो वो गलत था, क्योंकि दूसरे मुल्क के लिए फ़ौज भेजना एक अलग चीज़ हो जाती थी, वो इंटरनेशनल लेवल पर वो बात बहुत बिगड़ सकती थी। और अब यहाँ पर हालात ये थे कि क़बाइलों का जो आए हुए थे पाकिस्तानी, उनका कभी भी कश्मीर पर कब्ज़ा हो सकता था। लेकिन माउंटबेटन, इनका जो स्टैंड था एकदम कड़क था। उन्होंने कहा कि बस हमारी यही एक शर्त है, अगर ये मानेंगे तो ही ये चीज़ पॉसिबल होगी। फिर उसके वजह से ये हुआ कि जो वीपी मेनन थे उन्होंने फिर से जम्मू गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है राजा हरी सिंह से मुलाकात की, और उनको कहा कि इस तरह का है कि आपको ये करना है, अगर आप करेंगे तो ही मदद होगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि 27 अक्टूबर 1947 को जो शामिल नामा है उस पर दस्तखत हो गए, और कश्मीर जो है वो भारत का एक हिस्सा बन गया। देखिए इसमें है कश्मीर एक्सेस टू इंडिया, ये यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बीच में शेख अब्दुल्ला भी बैठे हुए हैं, और इधर से जो है वो राजा हरी सिंह है। तो इस तरह से ये दस्तखत हो गए, और अब यहाँ पर कश्मीर अब कैसा हो गया, भारत का हिस्सा होने की वजह से अब उन पर आ गई थी यहाँ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ की। ठीक है, ये हो गए हालात। अब यहाँ पर अभी तक तो अभी इंडियन फ़ौज नहीं पहुँची है, लेकिन कबायली तो पहुँच चुके थे। तो वहाँ जम्मू में राजा हरी सिंह बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। उनको ये डर लग रहा था कि कहाँ इंडियन फ़ौज या आर्मी आने में देर ना हो जाए, और ये सब कुछ वो कबायलियों के कब्ज़े में ना चला जाए। उनको एक पछतावा मिस हो रहा था, और उन्होंने इवन यहाँ तक कि उनके जो असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं, उनके जो सेक्रेटरीज़ होते हैं, उनको ये कहा था कि देखो अगर ये फ़ौज आ जाती है, अगर ना आए, रात के वक्त अगर ये फ़ौज ना आए, सुबह होते होते ना आए, तो रात में ही मुझे नींद में ही गोली मार देना। ठीक है, उन्होंने ये कहा था, इनका ये स्टेटमेंट है। लेकिन अब यहाँ पर जो फैसला था भारत का, तो उन्होंने क्या किए कि अपने फ़ौजी कमांडर्स जो है, और माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब की आपस में एक तफसीली मशवरा हुआ, और फिर उसके बाद ये तय हुआ कि अब यहाँ पर अपने को फ़ौज भेजनी है, वहाँ पर अमन कायम करना ज़रूरी है। और वहाँ फ़ौज भेजी गई, किसकी नुमाइंदगी में भेजी गई? रंजीत रॉय की नुमाइंदगी में। अब वहाँ हालात मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे, क्योंकि वहाँ कबायली आ चुके थे और पता नहीं कहाँ कहाँ पर थे। लेकिन उन हालात में भी इंडियन फ़ौज ने, तीनों फ़ौज ने वहाँ पहुँच गए। उनकी जो प्लेन्स की गड़गड़ाहट है वहाँ के आसमानों में गूंजने लगी, और वो कश्मीर को बचाने के लिए वहाँ पर आ गए।
तो इंडियन फ़ौज जो है वहाँ पर पहुँची, उसने मदद की और लास्ट में जाकर कैसा हुआ कि तकरीबन बड़े हिस्से पर हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में भी चला गया और उसको कहा जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और कश्मीर वाले जो है पाकिस्तान वाले जो है इंडिया के हिस्से को क्या कहते हैं, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। और वो दोनों के बीच में जो है लाइन ऑफ जो है जो बनाई गई है LOC, वो सरहद है दोनों की तरफ, और उधर का इलाका उनका है, इधर का इलाका हमारा है। लेकिन ये मसला देखेंगे तो हम आज भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। एक आर्टिकल नंबर 370 के तहत जो है कश्मीर को स्पेशल सहूलतें देते हुए हमारे मुल्क में शामिल किया गया था, और ये सहूलतें जो है वो भी हटा दी गई है। कब हटाई गई है? 5 अगस्त 2019 को। ये अभी थोड़े दिनों पहले ही की बात है, आप लोगों ने भी ये सुनी होगी। और उसकी वजह से कैसा हो गया, पहले जो सहूलतें दी गई थी वो अब तमाम सहूलतें जो है कश्मीर से छीन ली गई हैं। यानी वहाँ की कोई जायदाद नहीं खरीद सकते थे, अब खरीद सकते हैं। वहाँ का एक अपना अलग फ्लैग होता था, अब नहीं होगा। वो जो अगर इकोनॉमिकल इमरजेंसी लागू की जाए तो कश्मीर के लिए नहीं रहती थी, अब वो भी होगी। तो ये सब चीज़ें अब चेंज हो गई हैं। तो पहले कश्मीर जो था इस तरह का हुआ करता था, आज इस तरह का हो गया है। यानी कि अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, अब वो स्टेट नहीं है। और जो लद्दाख है इसी का एक हिस्सा, उसको क्या कर दिया गया है, एक बिकम्स अ यूनियन टेरिटरी है वो भी, लेकिन उसमें क्या रहेगा, विदाउट असेंबली यानी लेजिस्लेचर वहाँ पर नहीं रहेगा। और हम देखते हैं कि आज भी कश्मीर के हालात इसी तरह के हैं। वहाँ पर आज भी जैसा अमन होना चाहिए, अमन हमको नज़र नहीं आता। हालांकि इतनी खूबसूरत कश्मीर की वादी है, इतनी प्यारी वादी है, और यहाँ जैसे कि एक शायर लोग कहते हैं कि वो एक जन्नत के जैसी है, कि हर खूबसूरती वहाँ पर नज़र आएगी, लेकिन वहाँ पर अमन ही नज़र नहीं आता है। वहाँ पर जो इस तरह के यानी कि नॉर्मल बच्चे खेलते हंसते मुस्कुराते बहुत कम नज़र आएंगे, उनकी नॉर्मल ज़िंदगी ही नहीं है। तो बस जो है देखो, हम लोगों ने इस तरह से देखे कि कश्मीर जो है हमारे भारत का हिस्सा बना है इतने सारे अप्स एंड डाउन के बाद, ठीक है। तो बस दुआ कीजिए, जो भी अगर आप लोगों के 1% भी अगर समझ में आया है तो अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए और ख़ास करके कश्मीर के लोगों के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबके साथ खैर आफ़ियत का मामला करें, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।